नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और जो आज के करंट अफेयर होंगे उनको हम प्रीलिम्स की दृष्टि से भी डिस्कस करेंगे और मेंस की दृष्टि से भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सद्भावना बनाए रखें और इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएं। अब एक महत्वपूर्ण इस त्योहार से संबंधित हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि गणेश उत्सव, ध्यान समझना, और शिवाजी उत्सव, ये किसने मनाए, माने किसने प्रचलन किया, और हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें ये दोनों उत्सवों को क्या किया गया, मनाया गया, जगह जगह मनाया गया, जिसमें क्या हुआ, लोगों की जन जागरूकता को बढ़ाया गया, मतलब कि बहुत सारे क्या किए गए, काम किए गए। ठीक है, तुमको हर एक चीज हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ठीक है, तो आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके समक्ष कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, या सर ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो पहला है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ सिचुएशन, कहाँ पे स्थित है, मतलब कि ईस्ट ऑफ अस्काई सीन, ईस्ट ऑफ लेह, और नॉर्थ ऑफ गिलगिट, और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। और दूसरा प्रश्न ये है कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब कि, और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब कि 4G टेक्नोलॉजी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम इन सबका आंसर आपको डिस्कशन के दौरान मिल जाएगा, इसलिए डिस्कशन को आप क्या कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि क्लाउड वार स्टार्ट हो रहा है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्लाउड वार, अभी तो बार होते थे कि हम बादलों के मध्य क्या करेंगे, वार स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, वो कहती है कि हम अधिक से अधिक रैन करना चाहते हैं। यूएई कह रहा है कि हम करवाएंगे, मिडिल ईस्ट कह रहा है कि हम करवाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि क्लाउड वार शब्द का इजाद हुआ। और ये जो तकनीक है वो क्लाउड सीडिंग की सहायता से हम क्या करवाएंगे, रेन करवाएंगे, मतलब कि आर्टिफिशियली क्या करेंगे, बरसात करवाएंगे। जहां पे वर्षा नहीं हो रही है वहां पे क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियली क्या करवाएंगे, बरसात करवाएंगे। तो इस आर्टिफिशियली मतलब क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हमको जो नेचुरल प्रोसेस है वो वर्षा कैसे होती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसी कंसेप्ट पे ये क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट निकल के आया, जिससे विभिन्न देश करवा रहे हैं, जैसे चाइना करवाता रहा है, हमने भी कर्नाटक में करवाई है। और अब यूएई और मिडिल ईस्ट की कंट्री बोल रही है कि अब हम भी करवाएंगे, क्यों, पानी की कमी है, पॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सन की अगर यहाँ पे रोशनी पड़ी है, देखो ये वाला डायग्राम, तो ये क्या करता है, सन हीट करेगा हमारी अर्थ का जो सरफेस है। तो उससे क्या होगी, जो संवहन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन की क्रिया होगी, संवहन की, तो वो हवा क्या होगी, हल्की हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो देखो वार्म एयर क्या हो जाएगी, गर्म हवा क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद जो हमारा ड्यू पॉइंट होगा उसके एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और कंडेंसेशन मतलब संघनन के द्वारा हाइट पे एक क्लाउड को फॉर्म करेगी। उस क्लाउड का नाम क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस।
क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है और इसी के द्वारा अधिकांश क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, अब जब भी ये क्लाउड किसी हवा की दिशा में चलेंगे और वहां का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल से वो पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे हमारी अर्थ पे वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे टेम्परेचर कम होगा और ग्रेविटी के द्वारा वो पानी क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, बारिश होती है, मतलब कि बाष्पीकरण होता है। फिर ये आप प्रोसेस समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर सेम प्रोसेस, मतलब कि साइकिल क्या है हमारी, ये चलती रहती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई, मतलब कि गर्मी, सूरज की किरण पड़ी, टेम्परेचर राइज हुआ, गर्म हवा हुई, ऊपर गई, ऊपर होने के बाद कंडेंसेशन जो हमारा ड्यू पॉइंट है उस पे क्या हो गई, यह ठंडी हो गई, फिर संघनन हो गया, बर्फ की क्रिस्टल वहां पे जम गए। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में बर्फ के क्रिस्टल जमने के बाद वहां पे टेम्परेचर कम हो गया, तो वो पानी क्या हो गया, बरसात वहां पे हो गई। ठीक है, सेम प्रोसेस ये वाली है, तो वहां पे देख सकते हो। अब अब जो बाष्पीकरण हुआ होगा तो इसमें कुछ ना कुछ कण गए होंगे, चाहे वो नमक के कण होंगे या और भी कण होंगे। तो ये कण क्या होते हैं, नाविक के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं बेटा, नाविक के रूप में, नेचुरल प्रोसेस में। तो इनमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, क्रिस्टल जमता है, किसका, आइस का, इसमें पानी, और इसके आसपास क्रिस्टल हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है वर्षा कराने में। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, मिडिल ईस्ट की कंट्री ये कह रही है कि हम क्या करेंगे, इन कणों को आर्टिफिशियली कहां भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, चाहे वो एरोप्लेन से भेज दें या फिर किसी जनरेटिंग मशीन है या फिर कोई भी मतलब कि जनरेटर है उससे भेज दें। इन कणों में या तो सिल्वर आयोडाइड होगा, क्या होगा बेटा, या तो सिल्वर आयोडाइड होगा या पोटेशियम आयोडाइड होगा या ड्राई आइस होगी जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इनको हम क्या करेंगे, क्लाउड में क्या करेंगे, डंप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डंप करेंगे। तो क्लाउड में क्या होंगे, क्रिस्टल का निर्माण कर लेंगे, किसका, क्रिस्टल का। और जहां पे हमको वर्षा, हवा चल रही होगी, वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, वर्षा हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, मतलब आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा। क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें यूज किसका हुआ, सिल्वर आयोडाइड हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, ड्राई आइस हो, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको हमने डंप किया कहाँ, क्लाउड पे। इसको ड्रोन के द्वारा भी डंप कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी डंप कर सकते हैं और किसी एरोप्लेन के द्वारा भी डंप कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आर्टिफिशियली रेनफॉल इट वर्क ओनली वेन, और ये कहाँ काम करती है, जहां पे पहले से क्या हो, बादल हो। क्योंकि बादलों को तो आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, बस हम क्या करेंगे, इन बादलों में हमने क्या कर दिए, ये वाले देखो आर्ट, मतलब कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के कण हमने क्या कर दिए, डंप कर दिए। अब ये डंप करने के बाद हमारे ये क्या कर देंगे, क्लस्टर फॉर्मेशन करेंगे, और वही विंड की दिशा में क्या होगी, हमारी वर्षा होगी। ये ध्यान देखना। तो इसको आप एक बार देख लेना, मैंने एक्चुअली जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको क्या है, समझा दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये करवा रहे हैं तो क्या होगी, इसके महत्वपूर्ण मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में विंटर स्नोफॉल हो सकती है, जिससे वहां की गर्मी कम होगी। नेचुरल वाटर की सप्लाई बढ़ेगी, जैसे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा, वहां पे वैसे ही पानी की कमी है। और अगर आप वर्षा करवाओगे तो आपकी एयर क्वालिटी भी क्या होगी, सही होगी। मतलब जो वायुमंडल में डस्ट होती है, वर्षा के द्वारा वो कहाँ चली जाती है, नीचे पृथ्वी के सरफेस पे आ जाती है। आप इसीलिए देखते होगे कि बरसात के बाद, अधिकांश बरसात के बाद, जैसे वर्षा खत्म हो गई उसके बाद अगर टेम्परेचर देखोगे, सॉरी टेम्परेचर नहीं,
आप पॉल्यूशन देखोगे, लेवल देखोगे इंडिकेटर में, तो वो क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब पॉल्यूशन जिनको बोलते हैं PM2.5, PM10, तो वो लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब बरसात के बाद हम क्या करते हैं, हमारा पॉल्यूशन लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये तकनीक है, हम आर्टिफिशियली किसी चीज को करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंज ये है कि सिल्वर आयोडाइड क्या है, टॉक्सिक है। और वर्षा करवाओगे, जो हमारे पानी में जो एक्वेटिक जो एलिमेंट एनिमल रहते हैं, उनकी लाइफ है, उनको प्रभावित हो सकती है। और ये वाली आर्टिफिशियल रेन सभी क्लाउडों में, मतलब जितने भी बादल होते हैं उनके लिए मतलब कि प्रॉपर नहीं है, मतलब कि रेन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसा भी हो सकता है कि आप अधिकांश कोई देश इस तकनीक को अपना ले और वो क्या कर ले, इसके द्वारा वर्षा करवा ले, तो आसपास के क्षेत्रों में सूखा, मतलब कि अदर एरिया भी क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड भी हो सकते हैं। मतलब क्या, उनके यहाँ पानी की कमी भी हो सकती है, सूखा भी आ सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है। आजकल हम क्या कर रहे थे, नदियों के लिए लड़ रहे हैं, अब हम किनके लिए लड़ेंगे, बादलों के लिए लड़ेंगे। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है, आप इसको जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब बेसिक टाइप के हमारे कुछ क्लाउड हैं, वो देख लेते हैं। हमारा जो जो हमारा सीरे कुमुलोस जो क्लाउड है, वो ये होता है, इसको मिरेकल स्काई भी बोलते हैं, 18,000 फीट के ऊपर होता है। एक सीरस क्लाउड होता है जो 18,000 फीट से ऊपर होता है। एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, ये हमने पढ़ा था, ये हमारा लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या होती है बेटा, वर्षा होती है, जो 50,000 फीट तक से ऊपर होता है। एक होता है क्यूमुलोनिम्बस, एक होता है अल्ट्रोस्टेटस, एक होता है अल्ट्रो कुमुलस, और एक होता है स्ट्रोकुमुलस, और एक होता है स्टेटस। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, ये वाला है और एक ये वाला है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि मिरेकल स्काई किसको बोलते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, इसको मिरेकल स्काई बोलते हैं। तो हमने बेसिक भी कवर किया और जो एडवांस लेवल है हमने वो भी कवर किया। तो हमने कहाँ से गए, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया और कहाँ गए, एडवांस तक गए। बात समझ में आ रही है, इसको आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। ठीक, अगला टॉपिक चलते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने सेंटर से नाराज है। किस मुद्दे पर, जो अल्पसंख्यकों की पहचान है विभिन्न स्टेटों में, उस मुद्दे पर। मतलब अल्प जो हमारे माइनॉरिटी हैं विभिन्न राज्यों में, उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, स्टैंड है अल्पसंख्यकों के प्रति विभिन्न राज्यों में। किसको लेकर, उनकी पहचान को लेकर। उनने कहा है कि इनके साथ आप मीटिंग होल्ड करो या डायरेक्ट करो, ताकि स्टैंडर्ड क्या हो, सेम हो सके। ठीक है, तो ये तो केवल हमारी न्यूज थी। अब संविधान में क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमारे आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी के संबंध में क्या है, प्रावधान है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि संविधान में माइनॉरिटी को, मन की अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखना। तो आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, नहीं। जबकि मोस्टली अगर पढ़ा नहीं है तो आप उसका आंसर क्या दोगे, हाँ दोगे, अगर तुक्का मारोगे तो। ठीक है, तो इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। दूसरा, आर्टिकल 350 भी कहता है कि आप आवासीय जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त करोगे, ताकि उनकी क्या कर सकें, वो देख रेख कर सकें। और नेशनल कमीशन और माइनॉरिटी एक्ट 1992 आया, उसने क्या कहा कि आप मुस्लिम को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दो, क्रिश्चियन को कर दो, सिख को कर दो, बुद्धिस्ट को कर दो, जैन को कर दो और पारसी को कर दो। तो हमारे देश में अभी कितने
अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ना कि संविधान। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो कम्युनिटी है वो उनको क्या है, माइनॉरिटी का दर्जा है। अच्छा, जो अल्पसंख्यक शब्द है ना तो संविधान में परिभाषित है ना तो इस एक्ट में परिभाषित, तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दो एक्ट 2004 में आया, उसने कुछ सेफ गार्ड दिए। क्या आप एजुकेशनल में आप कुछ अपना प्रशासन भी कर सकते हो, आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न शासन नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा ये वाला एक्ट आया ही है। तो हमारा कुछ बेसिक प्रोविजन है, ये हमने पढ़ लिए। अब हमारे देश में 79.8% क्या है, हिंदू हैं, और 14.2% कितने हैं, मुस्लिम हैं। फिर क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट, जैन, अदर रिलीजन वाले जो हैं वो इतने हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको पॉज करके इसको देख लेना, ठीक है। जब हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी, 1.2 बिलियन, ठीक है। तो एक बार देख लेना, अभी हमारा आया नहीं है आंकड़ा, सेंसस हुआ नहीं है। चलिए, अब हाल ही में न्यूज थी, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उसने क्या किया, भारतीय सैनिक को, अगर वहां घूम रहे थे, पेट्रोलिंग ग्रेजिंग कर रहे थे वहां पे, तो उनको, भारतीय सैनिकों को चाइना ने, जो डेमचक एरिया है वहां पे, पीएलए ने, वह पीपुल लिबरेशन लिबरेशन आर्मी ने क्या किया है, रोक दिया है, ठीक है। मतलब इससे आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आप यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे पहले भी हॉट स्प्रिंग एरिया में दोनों में क्या था, कन्फ्लिक्ट था, जो क्या, पेंगोंगसो लेक के किनारे था, ठीक है। और देपसोंग और देमचक जो ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है, और इंक्लूडिंग दिस सेक्टर, तो इनमें क्या है, विवाद हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये तो केवल न्यूज है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है मैप, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आएगा। देखो, ये अक्साई चीन है, इसको चाइना ने हमसे हड़प लिया है, कब्जा किया है, हमारा एरिया है। और ये गलवान वैली है, इससे पहले यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो चाइना यहाँ से लेकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। चाइना क्या करता है, 2 कदम आगे जाता है, 1 कदम पीछे आता है, तो यहाँ, अब यहाँ आ गया, और फिर अगर 2 कदम आगे जाएगा तो 1 कदम पीछे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये गलवान वैली है, ये देखो शेयोक रिवर है, ये हमारी पेंगोंग लेक है, ठीक है। तो आप एरिया ध्यान रखना, ये डेमचक एरिया है, ये चुमार है, ये चुशुल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनका सिक्वेंस नॉर्थ से दक्षिण, मतलब कि साउथ, आप इनका सिक्वेंस ध्यान रखोगे। और यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और इधर हमारा क्या है, नुब्रा वैली है, क्या है कि नुब्रा रिवर निकलती है, तो यहाँ पे क्या है, नुब्रा वैली है, ठीक है। तो आप इनको, एरिया को स्पेशली ध्यान रखना। और नोट्स में आप अगर बना लो, आपके पास अगर रफ डायग्राम हो तो वहां पे बना भी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। दूसरा, आगे चलते हैं। हमारे लिए स्मॉल सेल फॉर 5G चर्चा में रहा। स्मॉल सेल का मतलब है कि आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जितनी भी अवसंरचना है, हमारे देश में 5G को क्या करना है, रोल आउट करना है। तो हमें उसकी स्पीड को बरकरार रखना होगा, उसके कनेक्शन को बरकरार रखना होगा, मतलब उसमें प्रॉपर इसकी यूटिलिटी, मतलब कि 5G इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी लानी होगी, और कॉस्ट भी कम से कम हो। तो सरकार, जो कंपनियां हैं वो एक चाहती हैं कि जितने भी टावर वगैरह हैं, जो छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनी है उस पे लगा दिया, कोई स्ट्रीट लाइट है उस पे लगा दिया, और ये कोई घर है बड़ा सा उस पे लगा दिया, कोई स्टेडियम है वहां लगा दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या लिया, लगा दिया 5G नेटवर्क के, हमने नेटवर्क स्टेब्लिश कर दिए, ताकि लोगों को क्या मिले, एक नियरली कनेक्शन मिल जाए, और स्पीड अच्छी हो, और लेटेंसी अच्छी हो, मतलब उसमें, मतलब कि डाटा अपलोड होने की दर क्या हो, अधिक। लेटेंसी का मतलब व्यवधान, मतलब किसी भी स्पीड में कोई डाटा किस गति से कार्य करता है, उसको बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है।
मतलब कि मिनिमल डिले टाइम, मतलब आपको डिले क्या हो, कम से कम हो। जैसे कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो तुरंत डाउनलोड हो जाए, तो जितनी कम लेटेंसी होगी तो उतना उसको डाउनलोड होने में कितना कम समय लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। मतलब क्या क्या करना है, 5G सर्विसेज को हमें क्या करना है, सुविधाजनक बनाना है, ताकि लोगों को अपने नियरेस्ट का कनेक्शन स्टेब्लिश हो सके। तो ये सारी बातें करना है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये है कि 5G 4G में अंतर क्या है। तो स्पीड में बात करें तो 4G में 1 Gbps की स्पीड आ सकती है मैक्सिमम, जबकि यहाँ पे कितनी है, 20 Gbps, मतलब 20 गुना ज्यादा। और ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो 10 Mbps 4G में, यहाँ पे 100 से 1000 Mbps। समझ रहे बात को। और मोबिलिटी स्पीड की बात करें तो 350 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो यहाँ पे 500 किलोमीटर पर आवर मोबिलिटी वाली स्पीड आ सकती है। यहाँ पे लेटेंसी 4G में क्या थी, 10, और यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ से स्पीड क्या होगी, इससे बढ़ेगी। यहाँ पे हम 1 लाख कनेक्शन दे सकते थे, यहाँ पे कितने कनेक्शन दे पाएंगे, 10 लाख कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और सब, बस आप ध्यान रखना ये वाला टॉपिक लेटेंसी वाला, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब विकास देख लेते हैं कि हमारा जो जितनी भी मतलब की जनरेशन आई है नए नेटवर्क से संबंधित, वो कैसे डेवलप हुई, उनमें क्या फीचर थी। तो सबसे पहले हमारा 1G आया, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 0.002 Mbps। सोच के आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं होगा इसमें। और इसमें लेटेंसी का कंसेप्ट था ही नहीं। और मैक्सिमम डेटा आप 10 kbps की रेट से ट्रांसफर कर सकते थे। सोचो क्या विकास था। फिर 10 साल बाद 1990 में 2G आया, उनने कहा कि हम आपको 0.064 Mbps की स्पीड देंगे। और ये 1G का क्या था, डिजिटल वर्जन था। इसमें आप क्या कर सकते थे, वॉइस और टेक्स्ट, मतलब वॉइस कॉल कर लो या फिर टेक्स्ट कर लो। इससे क्या हुआ, 1G की अपेक्षा थोड़ी कवरेज बढ़ी, और इसकी लेटेंसी कितनी हो गई, 629 मीटर पर सेकंड। और सोचो, मिनट पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड। तो यहां से क्या होगा, 629, सोचो कितना स्पीड होगी। और जो मैक्सिमम डाटा रेट है 64 kbps। फिर 2000 में 10 साल बाद 3G आया, उनने कहा कि हम 2 से 10 Mbps का आपको देंगे, और मोबाइल ब्रॉडबैंड इससे चला सकते हो, आप इससे वॉइस कॉल कर सकते हो, डाटा इंटरनेट चला सकते हो, टैबलेट चला सकते हो। और फोन, टैबलेट, इंटरनेट, आप अल्टरनेट में कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी लेटेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और मिनिमम डाटा रेट कितनी हो गई, 2 Mbps की हो गई। 4G 2010 में आया, इसने कहा कि हम 10 से 100 Mbps आपकी स्पीड देंगे। इसमें स्पीड हाई हो गई, स्मार्टफोन, टैबलेट, वीडियो कॉल सब कर सकते हो। ठीक, हॉट स्पॉट भी क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन और गेमिंग स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। इसमें लेटेंसी कितनी हो गई, 60 से 98, मतलब कि 10 के आसपास। वो तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, ठीक है कि वहां पे सिग्नल कैसा आ रहा है। 2020 में 5G आया, उससे बोला आप इससे सब कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिमोट एरिया में कनेक्शन आपके स्टेब्लिश हो जाएंगे, 3D वीडियो कर सकोगे, ऑटोमेटिक व्हीकल आप डेवलप होगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप हो जाएंगे आपके। आप लेटेंसी 1 मीटर 1 से कम होगी, मिनिमम डाटा रेट 1 Gbps से अधिक होगी। अब 2030 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया है कि हम 6G लाएंगे। मतलब 5G में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। समझ रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा, डेटा डिजिटल वर्ल्ड बनेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और 5G ने आर्किटेक्चर, 5G ने बोला है, मतलब कि जियो ने बोला है कि हम 4 मेट्रो सिटी में क्या करेंगे, 5G सर्विस को रोल आउट करेंगे। तो रोल आउट करने के लिए 2 मोड होते हैं 5G के। एक तो होता है कि आप स्टैंड एलोन और नॉन स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन का मतलब है कि आप 5G के लिए बिल्कुल सेपरेट जो अवसंरचना है उसको डेवलप कर दो। किसको, मतलब जो 4G की ऑलरेडी संरचना है
उसका आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नई पैरेलल नई संरचना का डेवलप करेंगे जिसमें 5G टेक्निक क्या होगी, चलेगी। तो इससे क्या होगा, खर्चा भी स्टार्टिंग में अधिक होगा, कंपनियों का खर्चा भी होगा, आपसे कॉस्ट भी ज्यादा ली जाएगी कंज्यूमर से। बात समझ आ रही है। एक नॉन स्टैंड अलोन का मतलब है कि आप क्या करो, जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ही यूज करके आप क्या कर सकते हो, 5G सर्विस को क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब कॉस्ट कम लगेगी, कंज्यूमर पे भी क्या होगा, भार कम आएगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना, जब हमारे देश में 5G सर्विस रोल आउट हो जाएंगी तो हम इसको फिर से शुरू से पढ़ेंगे। आप क्या क्या करना, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन के बारे में क्या करना, याद रखना, थोड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी को 25 साल हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में क्या किया उन्होंने, दो ऐप लॉन्च किए। एक का नाम था इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, एक का नाम था फार्मा सही धाम। तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेटेड करेगा सर्विस को, रिस्पॉन्सिव बनाएगा और क्लाउड बेस्ड होंगे। अभी हमने पढ़ा क्लाउड बेस्ड मतलब जैसे ड्राइव काम करता है गूगल का वैसे। और इसको एनपीपीए ने डेवलप किया और टेक्निकल असिस्टेंट किसने दी, सीडेक ने दी। और ये क्या करेगा, जितनी भी फार्मा से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कार्य हैं उसको सिंगल विंडो देगा। मतलब आपको किसी एप्लीकेशन, किसी क्लियरेंस लेने के लिए बार बार सरकार के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इससे इतना सा ध्यान रखना। दूसरा, फार्मा सही दाम का मतलब है कोई आप ऑनलाइन सर्च टूल है, आप किसी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल मेडिसिन की प्राइस चेक कर सकते हो कि कोई मार्केट वाला आपको ज्यादा, मेडिकल वाला ज्यादा प्राइस पे वो दवाई आपको उपलब्ध तो नहीं करा रहा। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण ऐप हैं, ध्यान रखना। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अथॉरिटी है इसका कार्य क्या है, कब स्टेब्लिश हुई, कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, प्रश्न है वो आपका कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा। ये 1997 में सरकार ने स्टेब्लिश किया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में अटैच किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज के अंतर्गत काम करती है और स्वतंत्र रेगुलेटर की तरह काम करती है। ये क्या करती है, जितने भी ड्रग हैं, दवाइयां हैं, उनकी प्राइसिंग को रेगुलेट करती है। कोई मेडिकल वाला अंधाधुंध दवाइयों के दाम तो नहीं बढ़ा रहा, और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती है, और लोगों लोगों तक क्या हो, वहनीय रूप में, मतलब कि लोगों तक दवाइयां पहुंच सकें, तो ये उपलब्ध करती है। और प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 से 2013 तक डीपीसीओ के तहत किसी मेडिकल की फिक्स और रिवाइज प्राइस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, और एबिलिटी ऑफ डायरेक्ट आइडेंटिफाई ऑफ शॉर्टेज करती है, टेक रेमेडियल स्टेप भी लेती है अगर कोई समस्या है बाजार में तो। ठीक है, तो इसका जो हेड होता है वो मिनिस्टर नहीं होता है, कोई और ही व्यक्ति होता है जिसको सरकार क्या करती है, नियुक्त करती है। और दूसरा आप यह ध्यान रखना, एनपीपीए सांविधिक संस्था नहीं है। ठीक है, किसी भी एक्ट के तहत स्टेब्लिश नहीं है, तो स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताना इसके अध्यक्ष कौन है अभी एनपीपीए के, इसको कौन देख रहा है। अब हाल ही में ये था कि नासा ने अपना आर्ट आर्टमिस 1 जो मिशन है, जो मून के लिए भेज रहा था, उनने किया है, क्या किया, पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, कोई स्नैग आ गया है इंजन में, तो इसलिए क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आपको सिर्फ इतना जानना है, जो आर्टमिस मिशन है वो मून से संबंधित है। इसके 3 वर्जन है, 1, 2 और क्या, 3। पहले में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, क्रू को भेजेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, लूनार पे लैंडिंग करेंगे। ठीक है, अब ये लोग चंद्रमा के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सबसे पहले वहां पे हीलियम 3 है जो न्यूक्लियर आइसोटॉप है, हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी को बना सकते हैं। और हम वहां पे ऐसा स्टेशन बना सकते हैं जहां से हम अन्य ग्रहों पर भी जा सकते हैं, मंगल पर भी आसानी से जा सकते हैं। मतलब फ्यूल की बचत होगी, और वहां से हम स्टडी को आसानी से सॉल्व, मतलब कि अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ और मून में क्या है,
सिमिलरिटी है, तो इसलिए उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो भारत ने मिशन चंद्रयान 2 भेजा, मतलब कि मतलब कि आधे रूप से सफल रहा, मतलब लैंडिंग नहीं कर पाया। कौन? विक्रम। नहीं, विक्रम तो चक्र, हाँ विक्रम लैंडिंग नहीं कर पाया। और जो हमारा सर इसी तरह का कुछ मिशन है, वो एक मिशन है कौन सा? गगनयान, वो भेजने की कृपा कर रहे हैं हमारे इसरो के अध्यक्ष हमारे ऊपर। क्यों कृपा ही है, हम तो कुछ साइंस टेक में जानते नहीं है। हम लोग हमारा देश जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका अंतरिक्ष में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसरो का एक ऐसी संस्था है जिसने साइंस टेक के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और बहुत रेवेन्यू भी कमाया है विदेशों की सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर। इसको ध्यान रखना। तो इससे सामाजिक लाभ भी होते हैं, राजनीतिक लाभ भी होते हैं और आर्थिक लाभ तो है ही। तो प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको देखना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। और आप कमेंट करके बताना कि चंद्रयान जो फर्स्ट मिशन था वो कब भेजा गया। ठीक है, तो इसको देख लेना। अब एक जॉम्बी आइस चर्चा में है जो ग्रीनलैंड से संबंधित है, मतलब मैसिव ग्रीनलैंड आइस बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये ग्रीनलैंड एरिया है, ये ऊपर रसिया है, ठीक है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये आइसलैंड है। तो उसकी लोकेशन आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है, जबकि पिघलना नहीं चाहिए। अगर ये पिघल गई, अगर मेल्ट हो गई, तो जो हमारा सी लेवल है वो 10 इंच तक बढ़ सकता है। कितना? 10 इंच तक। ठीक है, तो ज्योमेट्री आइस ध्यान रखना। और आइसलैंड की आप क्या रखोगे, सॉरी आइसलैंड नहीं, ग्रीनलैंड की आप लोकेशन ध्यान रखोगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, यूजीसी ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है कि छात्रों की क्या करेंगे, हम समस्या का समाधान करेंगे, तो ध्यान रखना। दूसरा, जिनेवा कन्वेंशन है, किससे? रोड सेफ्टी से संबंधित। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जिनेवा कन्वेंशन किससे संबंधित है? रोड सेफ्टी से संबंधित है, रोड ट्रैफिक से संबंधित है। सरकार ने कहा है, सॉरी, कि जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ड्राइविंग लाइसेंस का स्टैंडर्ड अपने देश में बढ़ाएंगे, ताकि जो एक्सीडेंट हैं वो कम हो सके। अभी हाल ही में एक न्यूज आई कि 1.3 लाख जो लोग हैं वो एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग, एक्सीडेंट से क्या है, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इंडिया जिनेवा कन्वेंशन की क्या है, पार्टी है। और जिनेवा कन्वेंशन किससे संबंधित है? रोड सेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में नए सीजीआई है, उनने क्या किया है, एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, मतलब कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सब इस मीटिंग में शामिल होंगे। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसका कोई रिटर्न में रूल नहीं है, ये केवल किस पे आधारित है, परंपरा पर आधारित है। ठीक है, कन्वेंशन पर आधारित है। आरबीआई चाहती है कि हम फ्रॉड रजिस्ट्री बना सकें, कि एक बार जिसने अगर फ्रॉड कर दिया तो दोबारा वो फ्रॉड ना कर पाए, उसका नाम इस रजिस्टर में हम क्या कर लें, लिख लें, तो दोबारा फ्रॉड करने की संभावना उसकी नहीं होगी। तो इसको ध्यान रखना। ब्रिटिश की टेरिटरी है जिब्राल्टर, जो ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, मेडिटेरियन सी और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तो ये यहाँ पे इसके मुहावने पे पड़ती है। इसको एक सिटी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जिब्राल्टर को कौन रेगुलेट करता है? ब्रिटेन। और ये कहाँ पड़ती है, ये देखो, स्पेन के दक्षिण में। ये मेडिटेरियन सी है, ये क्या है, जिब्राल्टर स्टेट में। और ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो जिब्राल्टर स्टेट क्या करती है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और कमेंट करके बताना कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगते हैं, देश का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और आपको एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।